मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा बीए पार्ट सेकेंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को आज केन्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल के बारे में बताता हूं, अर्थात केन्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत क्या है। तो केन्स ने व्यापार चक्र का कोई सिद्धांत अलग से तो प्रस्तुत नहीं किया, परंतु जो केन्स का रोजगार सिद्धांत है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो केन्स की है, वो अल्पकालीन उच्चावचनों का विश्लेषण होने के कारण व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में समर्थ है। अब वही कंसेप्ट जो है वो जो हमने पहले पढ़ रखे हैं, उन्हीं का एक तरह से रीजन है इस थ्योरी में। प्रोफेसर केन्स ने जनरल थ्योरी में रोजगार स्तर के निर्धारण के लिए 3 तत्वों का विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना। केन्स ने अपनी जनरल थ्योरी में एम्प्लॉयमेंट लेवल को निर्धारण करने के लिए पहला जो कारक बताया वो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या उपभोग प्रवृत्ति क्या है, जिसे हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। दूसरा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस या जिसे तरलता अधिमान कहते हैं। और तीसरा फैक्टर जो है वो है पूंजी की सीमांत क्षमता, जिसे हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। यहाँ हम तीनों कंसेप्ट को समझाएंगे नहीं, क्योंकि पूर्व में हमने इन तीनों कंसेप्ट को आपको समझा रखा है। इसमें से प्रथम 2 तत्व अर्थात प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और लिक्विडिटी प्रेफरेंस या उपभोग प्रवृत्ति या तरलता अधिमान अल्पकाल में स्थिर रहते हैं, और इस प्रकार पूंजी की सीमांत क्षमता ही परिवर्तनशील तत्व है और निवेश की मात्रा का निर्धारण मुख्यतः इसी पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि ये 2 फैक्टर्स जो है वो तो अल्पकाल में स्थिर रहते हैं, और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो एक वेरिएबल फैक्टर है, और ये ही जो है वो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है। निवेश की घटा बढ़ी आर्थिक अस्थिरता का मुख्य कारण होती है। जो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है घटा बढ़ी होती है वो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी का एक मुख्य कारण होती है, और वह स्वयं पूंजी की सीमांत क्षमता की अस्थिरता का परिणाम होती है। फिर हम देखते हैं कि पूंजी की सीमांत क्षमता जो है 2 बातों पर निर्भर करती है। पहला क्या है, इकोनॉमी के अंदर प्रत्याशित लाभ की दर क्या है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है। दूसरा पूंजी पदार्थों की लागत या पूर्ति कीमत, या जिसे हम सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल असेट्स कहते हैं, वो क्या है। जैसा कि हम देख चुके हैं, अल्पकाल में पूंजी पदार्थों की पूर्ति कीमत स्थिर रहती है, अतः भविष्य में लाभ प्राप्त करने की आशंकाएं अर्थात एक्सपेक्टेशंस ही पूंजी की सीमांत क्षमता का निर्धारण करती है। कहने का मतलब यह है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इस बात पे ज्यादा निर्भर करता है कि भविष्य में फ्यूचर में लाभ प्राप्त करने की एक्सपेक्टेशंस क्या है। अब ये जहां एक्सपेक्टेशंस को हम इन्वॉल्व करते हैं वो एक मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट है। एक्सपेक्टेशंस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है, और इसलिए केन्स द्वारा प्रस्तुत की गई व्याख्या में मनोवैज्ञानिक तत्व भी सम्मिलित हैं। अब हम देखते हैं पूंजी की सीमांत क्षमता में ब्याज दर की तुलना में अधिक वृद्धि होने पर निवेश की मात्रा बढ़ती है, जिससे आय तथा रोजगार में वृद्धि होती है। केन्स के एम्प्लॉयमेंट जो थ्योरी है उसमें क्या बताया था कि पूंजी की सीमांत क्षमता मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में ब्याज दर की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। उससे क्या होता है, निवेश बढ़ता है, निवेश इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से आय तथा रोजगार में वृद्धि होती है। फिर गुणक प्रभाव भी हमने आपको समझा रखा, मल्टीप्लायर का कंसेप्ट। तो गुणक प्रभाव के अंतर्गत नए निवेश की मात्रा से कई गुना अधिक आय में वृद्धि होती है। इससे तेजी अथवा विस्तार का क्रम आरंभ होता है, व्यापारियों में आशावादिता बढ़ती है, और अर्थव्यवस्था अंततः तेजी की चोटी तक पहुंच जाती है। तो ये ट्रेड साइकिल का जो एक फेज है, तेजी की अवस्था, उसको इन्होंने जो है वो कीन्स की थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है। तेजी की अवस्था में पहुंचने के बाद पूंजीगत पदार्थों में अधिकाधिक निवेश की मांग के कारण उनकी पूर्ति कीमत अथवा लागत में वृद्धि होने लगती है। पूंजीगत पदार्थों में अधिकाधिक निवेश की मांग के कारण क्या होता है, उनकी पूर्ति अथवा लागत में वृद्धि होने लगती है।
पूंजीगत पदार्थों के उत्पादन में लाभ की संभावनाएं भी गिर जाती है। इन दोनों बातों का सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि पूंजी की सीमांत क्षमता या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है गिर जाती है। यह तो हम पहले देख चुके हैं कि उपभोग प्रवृत्ति में उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती जिसमें आय बढ़ती है। हमने पहले समझाया कि जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ती है उस प्रोपोर्शन में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के कारण कंजम्पशन नहीं बढ़ पाता। परिणाम स्वरूप तेजी काल की चरम सीमा पर अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न होती है। तेजी काल की जो चरम सीमा है उस पर इकोनॉमी के अंदर ओवर प्रोडक्शन होने लगता है और कीमतें गिरने लगती है। इससे सीमांत लागत में और कमी आती है। आशावादिता का स्थान जो है निराशावादिता ले लेती है और सीमांत उत्पादन क्षमता अचानक अथवा एकदम गिर जाती है। परिणाम स्वरूप निवेश में कमी होती है, साथ ही तरलता अधिमान में वृद्धि होती है। लोग जो है वो लिक्विडिटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, कैश को ज्यादा प्रेफर करते हैं और ब्याज दर जो है बढ़ जाती है। इससे निवेश पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाने से इन्वेस्टमेंट जो है वो हैम्पर होते हैं, निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन परिस्थितियों में तेजी की अवधि समाप्त हो जाती है और प्रतिसार या सुस्ती की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से हमने बताया कि तेजी की अवस्था से जो है सुस्ती की अवस्था में इकोनॉमी कैसे पहुंचती है। फिर है पूंजी की सीमांत क्षमता गिरने से जब निवेश में कमी होती है तो गुणक प्रभाव विपरीत दिशा में क्रियाशील हो जाता है। जब गुणक प्रभाव जो है मल्टीप्लायर अगर विपरीत दिशा में काम करेगा तो क्या होगा, आय में जैसे जैसे कमी होती जाती है, तरलता अधिगमान में वृद्धि होने के कारण ब्याज दर बढ़ती जाती है और इसका इफेक्ट ये होता है कि ब्याज दर जो है बढ़ती जाती है, ब्याज बढ़ता जाता है। फिर पूंजी की सीमांत क्षमता का ब्याज दर से कम होना निवेश में और अधिक कमी उत्पन्न करता है। पूंजी की सीमांत क्षमता मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी कम हो जाना निवेश में और अधिक कमी उत्पन्न करता है। संकुचन का क्रम आरंभ हो जाता है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाती है और संकुचन अथवा मंदी की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि तेजी काल में उत्पादन किए गए माल का कितना स्टॉक बाकी बचा हुआ है। केन्स के अनुसार मंदी की अवस्था या अवधि सामान्यतः 3 से 5 वर्षों की होती है। ये केन्स ने अपने बताया कि मंदी की स्थिति जो है वो 3 से 5 वर्षों की होती है। पुनरुत्थान के लिए आवश्यक है कि पूंजी की सीमांत क्षमता में वृद्धि हो और पूंजी की सीमांत क्षमता में गिरावट तो एकदम होती है, परंतु उत्थान या रिकवरी में समय लगता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल तो गिरती तो बहुत जल्दी है, लेकिन वापस उसकी रिकवरी जो है उसमें समय लगता है। इसमें कितना समय लगेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वर्तमान पूंजी परिसंपत्तियों की जीवन अवधि कितनी है। जो कैपिटल असेट्स है, पूंजी परिसंपत्तियां हैं, उनका लाइफ स्पान क्या है, अर्थात इनकी पुनः स्थापना कब करनी होगी। दूसरी बात यह देखनी होगी कि माल के अतिरिक्त स्टॉक समाप्त होने में कितना समय लगेगा। जो माल का अतिरिक्त स्टॉक है उसको समाप्त होने में कितना समय लगेगा। जैसे ही नई पूंजी परिसंपत्तियों की मांग की जाने लगती है और पुराने स्टॉक समाप्त हो जाते हैं, भविष्य की संभावनाओं में सुधार होता है। मंदी काल में बेरोजगारी के कारण साधनों की कीमतें गिरी हुई होती है। इन परिस्थितियों में पूंजी की सीमांत क्षमता में वृद्धि हो जाती है और निवेश बढ़ने से प्रभावपूर्ण मांग में पुनः वृद्धि होती है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इफेक्टिव डिमांड में पुनः वृद्धि होती है और कीमतें बढ़ने लगती है। तरलता अधिमान जो है गिर जाता है और ब्याज दर में कमी होती है। आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है। कहने का मतलब है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आशावादी दृष्टिकोण विकसित होने के कारण आर्थिक क्रियाओं का स्तर ऊपर उठने लगता है। आर्थिक क्रियाओं का स्तर ऊपर उठने लगता है। इस प्रकार पूंजी की सीमांत क्षमता में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप विस्तार के बाद संकुचन और संकुचन के बाद पुनः विस्तार का चक्र चलता रहता है। तो ये जो है इन्होंने बताया कि किस तरह से हम ट्रेड साइकिल को, जो कीन्स की थ्योरी है एम्प्लॉयमेंट की,
थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसे हम कहते हैं, रोजगार का सिद्धांत कहते हैं, वो जो है किस तरह से जो है वो ट्रेड साइकिल को एक्सप्लेन करता है। अब प्रोफेसर हैंसन ने इस पूरी थ्योरी को समराइज इस तरह से किया है। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार केन्स के व्यापार चक्र के सिद्धांत की मुख्य बातें ये है। पहला, निवेश की दर में उतार चढ़ाव व्यापार चक्र का निर्माण करते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं वो ट्रेड साइकिल को बनाते हैं। दूसरा, निवेश में उतार चढ़ाव होने का मुख्य कारण जो है वो पूंजी की सीमांत क्षमता में परिवर्तन होता है। जो निवेश के अंदर उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसका मुख्य कारण यह है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के अंदर जो है वो चेंज होता है। फिर ब्याज दर में उतार चढ़ाव जो है पूंजी की सीमांत क्षमता के एक पूरक तत्व के रूप में प्रभाव डालते हैं। चौथी बात यह है, पूंजी की सीमांत क्षमता में उतार चढ़ाव दो कारणों से होते हैं। एक तो प्रत्याशित लाभ में परिवर्तन क्या है, तथा पूंजी पदार्थों की पूर्ति कीमत में परिवर्तन। पांचवा इंपॉर्टेंट बिंदु जो हैंसन ने बताया वो ये है कि समृद्धि काल की चरम सीमा पर पूंजी पदार्थों की अत्यधिक पूर्ति कीमत के कारण प्रत्याशित लाभों में कमी होती है और इससे निराशावादिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इन्होंने बताया कि इकोनॉमी के अंदर ऑप्टिमिज्म और निराशावादिता की स्थिति ये जो है इकोनॉमी में, इन्होंने जो है ट्रेड साइकिल को इस तरह से समझाने की चेष्टा की है। यहीं तक करेंगे स्टूडेंट आज। थैंक यू।